हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए हम उसी के आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करना जारी रखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो आज पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व कर करके आज इस चैप्टर को ख़त्म, मतलब ये अनसॉल्व पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा और हम अगले टॉपिक पे आ जाएंगे, यानी कि थर्ड नंबर पे। ठीक, हाँ ठीक है। चलिए आ जाइए, चलते हैं क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं, अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चंस। कह रहा है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम को लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें गॉस का नियम लिखना है और गॉस के नियम को लिख करके हमें क्या करना है, इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली खोल यानी कि गोली कोष के आवेश Q तथा त्रिज्या R के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान खोल के बाहर, खोल के भीतर और खोल के सतह पर, ठीक, ये तीन जगह पे निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। वैसे ये कंडीशंस जो है हमारा गोली कोष के कारण, ये तो अब सिलेबस से बाहर हो गया, कट गया है, तो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट इनके डेरिवेशन अगर आपको करना है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा तो हम करवा देंगे। ठीक, बट हम इसको नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना? तो अथवा वाला क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर हाँ जानकारी के लिए ज़रूरत हो तो आप लोग बताइएगा, आपको इसका जो है सोल्यूशन करके दे दिया जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए कापी किताब निकालते हैं और हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले जो आपके सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में हम लोग देख लें, सर्किट बना दें। चलिए बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्किट, ये सेकंड हो गया, और फिर इसको यहाँ से मैच कर लेते हैं, ये हो गया, और फिर इसको यहाँ से ये यहाँ से मिला देते हैं। ठीक, फिर इसको यहाँ से, फिर यहाँ पे लगा दिया बैटरी, और फिर इसको यहाँ से मिला दी, ये हो गया। ठीक, इस पे 10 वोल्ट इसकी वैल्यू दिया है 6 माइक्रोफेरड, इसकी वैल्यूज़ दे दिया गया 3 माइक्रोफेरड, इसकी वैल्यूज़ दे दिया गया है 6 माइक्रोफेरड, इसकी वैल्यूज़ दे दिया गया 12 माइक्रोफेरड। ठीक, और इसको यहाँ से मैच कर मिला दिया गया और इसकी वैल्यूज़ दे दिया गया 2 माइक्रोफेरड। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1, परिपथ की तुल्यधारिता। तो तुल्यधारिता के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये संतुलन अवस्था में है कि नहीं। तो जैसे ये P की वैल्यूज़ होती है, Q की वैल्यूज़ होती है हीट स्टोन से, तो P/Q इक्वल टू R/S, इस कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जैसे P/Q, तो PQ यानी P की वैल्यूज़ हो गया 12/6, 6 दूनी इसको इधर 2 बार गया, और R/S यानी कि 9 हो गया 6/3। तो 6 दूनी 12, 3 दूना 6, यानी दोनों सिचुएशन में 2 यानी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? अब कंडीशंस को फॉलो कर रहा है यानी इसमें जो धारा बह रही है उस धारा का मान क्या होगा, 0। ठीक, तो तो ये आपका प्रभावहीन हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये यानी 12 माइक्रोफेरड और 6 माइक्रोफेरड किस में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो यहाँ लिखोगे 12 माइक्रोफेरड तथा 6 माइक्रोफेरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और सॉरी प्रतिरोध धारिता निकाल लेते हैं। तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो क्या हो जाएगा 1/C1 इक्वल टू 1/12 धन 1/6। तो यहाँ हम हर बराबर कर लेते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 3/12, 3 चौके 12। तो C1 की वैल्यूज़ यहाँ से मिल गया कितना, 4 माइक्रोफेरड। ठीक, तो ये C1 की वैल्यूज़ आ गई है। अब हम
अगली वैल्यूज़ निकाल लेते हैं C2 की। तो C2 की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? तो अब ये 6 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड किस में हो गए? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम संयोजन फिर से 1/C2 इक्वल टू कितना हो गया? 1/6 + 1/3। फिर इसका हम हर बराबर करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 2 1 3/6। तो 3 दूना 6। यहाँ से हमें C2 की वैल्यू जो आ गई वो कितनी हो गई? 2 माइक्रोफैरड। ठीक, तो इस तरह से तो हमारी ये वैल्यूज़ फाइंड हो गई। ठीक, ये निकल आया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसकी तुल्यधारिता निकालनी है, परिपथ की तुल्यधारिता। तो अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ होगी, फिर यहाँ लिखोगे C1 तथा C2 अब कैसे हो गए? समांतर क्रम में हो गए। समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा? यही हमारा तुल्यधारिता हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा परिपथ की तुल्यधारिता। परिपथ की तुल्यधारिता। तुल्यधारिता तो तुल्यधारिता यानी कि C = हो जाएगा C1 + C2। तो C = C1 यानी कि 4 और धन C2 का मान हो गया 2, यानी C = हो गया 4 2 6 माइक्रोफैरड। ये आ गया हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक, तो आंसर नंबर फर्स्ट आ चुका है। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या कह रहा? 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश। तो भैया देखो, जो आपका ये 2 माइक्रोफैरड है इस पे धारा है 0 क्योंकि ये प्रभावहीन है। ठीक, तो यहाँ हम जब सेकंड कंडीशन लिखेंगे तो सेकंड कंडीशन में लिखोगे 2 माइक्रोफैरड में धारा 0 है। ठीक, धारा 0 होगा। ठीक, अब धारा नहीं, आवेश क्या होगा? आवेश 0 होगा। इसके बाद अगला आगे कंडीशंस क्या निकालना है? 3 माइक्रोफैरड। तो 3 माइक्रोफैरड हमारा कहाँ पे लगा हुआ है? ये लगा हुआ। ठीक, और इसकी तुल्यधारिता हमने ये निकाल रखी है C2 की वैल्यूज़, ये 2 माइक्रोफैरड। ठीक, तो आपको पता है Q2 = क्या हो जाएगा? C2 × V हो जाएगा। तो C2 का मान कितना आया? 2 × 10⁻⁻⁶ और V का मान कितना दिया गया है? 10 वोल्ट। तो यहाँ हो गया 10। तो कितना हो गया? Q2 = हो जाएगा 10 दूना 20 × 10⁻⁻⁶। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? माइक्रो में दे देंगे तो Q2 बराबर हो जाएगा कितना? 20 माइक्रो कूलम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चंस का सलूशन दे देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा? किरण आरेख की सहायता से परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की व्याख्या कीजिए। अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसका सल्यूशन। तो पहले तो हम परावर्ती दूरदर्शी के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग दूर स्थित आकाशीय पिंडों का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक, संरचना कैसे बना होता है? तो इसमें अभिदृश्यक एक बड़े आकार तथा बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण M1 होता है जो एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है, जैसा कि आपको फिगर में प्रदर्शित है। ये आपकी एक चौड़ी नली होती है और इसके आगे ये M1 लगा हुआ है। ठीक, इसके बाद नली के दूसरा सिरा नली का खुला सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर करके रखा जाता है। नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण M2 मुख्य अक्ष से 45 अंश के कोण पर झुका हुआ रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये देखिए, ये आपका है दर्पण
जो कि झुका हुआ है, और ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक, और ये यहाँ से 45 डिग्री का एंगल ड्रा करता है। ठीक, तो ये कंडीशंस की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर आगे कह रहा, दूरदर्शी की इस चौड़ी नली के बगल में एक पतली नली लगी होती है जिसमें कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का एक आवर्णक उत्तल लेंस ई लगा रहता है जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। तो ये नली होती, ये इस नली की बात करें तो ये एक अन्य नली होती है, इसमें कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है और यहीं से हम देखते हैं प्रतिबिंब को। ठीक, तो ये पूरा प्रतिबिंब की संरचना है, यानी वहाँ हमने लिखा और ये इस तरह से आप चित्र बना लेंगे। ठीक, अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक, ये देखिए ये हो गया प्रतिबिंब बनने के नियम। तो प्रतिबिंब कैसे आता है? अवतल दर्पण M1 दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली समांतर किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है, परंतु ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पूर्व फोकस से पहले 45 अंश के कोण पर झुके समतल दर्पण M2 पर आपतित होती है और समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके AB का छोटा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब A1B1 बनाता है। नेत्रिका E द्वारा A1B1 का वास्तविक सीधा बड़ा प्रतिबिंब A2B2 पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच बन जाता है। जब प्रतिबिंब A1B1 नेत्रिका की फोकस पर बन जाता है तो अंतिम प्रतिबिंब A2B2 अनंतता पर बनेगा, अतः आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो देखिए ये है, अब यहाँ समझ लो, ये आपका होता है, ये वस्तु है AB। तो यहाँ से जो आपकी प्रकाश किरणें होती हैं इस अवतल दर्पण पर फोकस होने से पहले ये क्या होती हैं, इस समतल दर्पण पर आपतित होती हैं और यहाँ से परावर्तित होकर इनका प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है। और ये A1B1 जिसको हम डैश से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो होती हैं नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करती हैं और इनका प्रतिबिंब जो चमकीला प्रतिबिंब यहाँ पे अनंतता और फोकस के बीच में ये बन जाता है। तो इस तरह से इस पे प्रतिबिंब बनता है। तो इसको बढ़िया चित्र सहित अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, तो इसको हटा देते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। ये हो गया। ठीक, अब तो इसकी जो फोकस दूरी का सूत्र होता है, जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तब इसका आवर्धन क्षमता जो होता है वो क्या होता है, FO/FE। यहाँ माइनस चिन्ह लगा होता है। ठीक, तो यहाँ माइनस लगा लेना। ठीक, यानी M= होता है -FO/FE। ठीक, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है तब M बराबर क्या होता है, -FO/FE × 1 + FE/D। ठीक, तो ये इसकी फोकस के सूत्र हो गए। आगे देखो, इसी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ रहा है। इसके बाद कह रहा, अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की तुलना कीजिए। तो अपवर्ती दूरदर्शी से इसकी विशेषताओं की हम तुलना करते हैं। तो देखिए क्या है, तो अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। परावर्ती दूरदर्शक में प्रकाश अवशोषण बहुत कम होता है, अतः इससे निर्मित प्रतिबिंब समान द्वारक के अपवर्ती दूरदर्शक के अपेक्षा अधिक चमकीला बनता है। परावर्ती दूरदर्शक से बना अंतिम प्रतिबिंब वर्ण विपतन दोष से पूर्णतया मुक्त होती है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का विपतन दोष नहीं होता। इसमें परवलयाकार दर्पणों के प्रयोग से गोली विपतन स्वतः ही दूर हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब टेढ़े दिखाई नहीं देते हैं। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता जो होती है D/1.22 लैम्डा, अर्थात अभिदर्शक का द्वारा D बढ़ाकर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। परावर्ती दूरदर्शी में परवलयाकार दर्पण के उपयोग से प्रतिबिंब में गोली विपतन के दूर किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान रखना कि गोली विपतन के द्वारा जो है परवलयाकार दर्पण के उपयोग से प्रतिबिंब के गोली विपतन को दूर किया जा सकता है। ये ध्यान रखना, नोटेड पॉइंट है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न का जवाब होगा। ठीक, अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन अगर हम अथवा करना चाहें तो अथवा में क्या दिया गया है, तरंगों के विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर। तो तरंगों के विवर्तन और व्यतिकरण में पहले हमें अंतर लिखना है, फिर एकल झिरी विवर्तन प्रारूप का गुणात्मक अवलोकन कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं, इसका आंसर। तो पहले तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होती है। तो व्यतिकरण में नंबर फर्स्ट है, सभी उच्छिष्ट अर्थात चमकीले फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, जबकि विवर्तन में
चमकीले फ्रिंजों की तीव्रता परिवर्ती पाई जाती है, मतलब बदलती रहती है। नंबर सेकंड, फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। तो व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है और विवर्तन में फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती है। थर्ड, इसमें अंतर है कि बैंड समान दूरी पर होते हैं और विवर्तन में जो होती है बैंड समान दूरी पर नहीं होते हैं। फोर्थ नंबर है, बैंड की संख्या अधिक होती है व्यतिकरण में और विवर्तन में बैंडों की संख्या कम होती है। ठीक, अब इसके बाद इसकी व्याख्या में करना, तो व्याख्या करने के लिए ये देखिए एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन को प्रेजेंट किया गया है। ठीक, तो ये हो गई एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश को लेंस L1 के द्वारा समांतर बनाया जाता है। ये लेंस L1 है, इसके द्वारा इस प्रकाश को क्या करते हैं, समांतर बनाते हैं। और AB झिरी जिसकी चौड़ाई D है परावर्तित होती है। ये आपकी AB है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसमें E से प्रेजेंट किया है तो ये आप D नहीं E यूज़ करेंगे। ठीक है ना, D की जगह हम क्या रखेंगे, ये D हटा देते हैं और यहाँ क्या होगा E स्मॉल ई वो हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर क्या करना है, चलो चाहे D या E से किसी से प्रेजेंट कर दो, तो ये वाली चौड़ाई जो होती है वो D होती है। ठीक, अब इस तरह से आप इस प्रतिबिंब बनाना सीख लो और इसके बाद अब देखो इसकी व्याख्या कैसे करनी है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, माना लेंस L2 पर फोकस दूरी f है जो छिद्र के अत्यधिक निकट रखा हुआ। तो सबसे पहले हमें निम्नलिखित के लिए निकालना है जब पथांतर एक तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। ठीक, तो Bn इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा माइनस डी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यूज निकालेंगे। तो डी को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ थीटा क्या होती है लैम्डा अपॉन डी। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिस है, ये यहाँ होगा लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यूज़ निकालेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। ठीक, अब थीटा जो होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए साइन थीटा को हम किसके बराबर रखेंगे, थीटा के। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। ठीक, अब एम एन निम्नलिखित के लिए थीटा का मान जो होता है एम जो है क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एम लैम्डा अपॉन डी, जहाँ एम की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब भी नंबर उच्चिष्ट के लिए जब पथांतर आपकी क्या हो लैम्डा बाई 2 हो तो तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पे जो कंडीशंस होगा आपका ये हो गया। ठीक, तो इस सिचुएशन में हमारी जो Bn की वैल्यूज़ होगी वो किसके बराबर रखेंगे, लैम्डा बाई 2 के। ठीक, तो जब इसको लैम्डा बाई 2 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यूज़ हो जाएगी लैम्डा बाई 2d। और यहाँ फिर वही चीज़, साइन थीटा का मान जो है बहुत छोटा होने के कारण इसको हम किसके बराबर रखते हैं, थीटा के। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2d, जहाँ एम का मान क्या हो गया 1 2 3 और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है एक्स अपॉन डी। तो सारे डेरिवेशन आपको अच्छे से समझाया गया है, तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप इसके अनुरूप दे देंगे। ठीक, अब चलते हैं, अगर ये डेरिवेशन किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका जो है एकदम बढ़िया अच्छे से वीडियो एक एक कंडीशंस प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक, तो अगर समझ में आ रहा तो अच्छे से कर लीजिए। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चंस है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अवग्रहितों को स्पष्ट कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर n=1 तथा n=4 के लिए संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए। तो कैसे इसको प्रदर्शित करना है ये चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसको हमें कैसे प्रदर्शित करना है। तो इसका आंसर, नील बोर ने सन 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों पर विस्तृत अध्ययन किया। अध्ययन करते हुए एक संशोधित मॉडल प्रस्तुत किया जो कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। इस मॉडल ने न केवल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कठिनाइयों को दूर किया अपितु सभी प्रायोगिक तथ्यों की सफलतापूर्वक पुष्टि की। तो बोहर ने अपनी मॉडल में 3 अवग्रहित प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा कर सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2 का गुणज हो, अर्थात इनका कोणीय संवेग यानी MVR जो हो वो NH/2 का गुणज हो, जहाँ n क्या होती है, ये होती है मुख्य क्वांटम संख्या जिसकी वैल्यूज 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक, दूसरी परिकल्पना में इन्होंने क्या बताया कि स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, अतः परमाणु का स्थायित्व तो बना रहता है। यानी जिन कक्षाओं में जिन इलेक्ट्रॉनों को सीमित कर दिया कि ये इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में रह सकते हैं, तो वो निश्चित कक्षा में घूमते समय ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। थर्ड नंबर में क्या बताया, परमाणु को जब बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और वहाँ 10⁻⁻8, यहाँ 10⁻⁻8 होगा। 8 सेकंड समय तक ठहर कर तुरंत किसी निम्न कक्षा में वापस लौट आता है और लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर देता है, यानी कि h न्यू इक्वल टू जो होता है वो क्या होगा, E2 - E1, इस रूप में ऊर्जा का सर्जन कर देता है। ठीक, अब इसके बाद नंबर फर्स्ट सेकंड यानी फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछा गया उत्सर्जन रेखाएं, तो चलिए देखते हैं उत्सर्जन रेखाएं कैसे। ठीक, तो ये हो गई। तो सबसे पहले हम ऊर्जा स्तर बना लेते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी रेखा। तो देखो ये हो गई आपकी, ये हो गई फर्स्ट रेखा। ठीक, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ठीक, और ये हो गई फोर्थ। ठीक, ये हमारी जो घटना है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये आप है N1, यानी ये आपका कक्षा 1 हो गया, ये n=2 हो जाएगा, ये n=3 हो जाएगा और ये n=4। ठीक, अब इसमें से कितनी रेखाएं उत्सर्जित हो सकती हैं, तो उत्सर्जन रेखाओं की संख्या क्या होंगी वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए, तो एक तो ये हो गई आपकी पहली, फिर ये हो गई दूसरी, फिर ये हो गई तीसरी। ठीक, इसके बाद ये होगी आपकी चौथी, ये हो जाएगी पांचवी। ठीक, और फिर ये हो गई छठवीं। तो ये हो गई उत्सर्जन रेखाएं। तो इस तरह से हम इसको प्रदान कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट ये तो हो गई हमारी क्या, उत्सर्जन रेखाएं। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं अगली अवशोषण रेखाएं। तो अवशोषण रेखाएं कितनी होती हैं ये देख लेते हैं, ये है। ठीक, तो अवशोषण रेखाएं, तो सबसे पहले ऊर्जा स्तर बना देते हैं। फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड और ये हो गई फोर्थ। ठीक, तो अब इसमें हमें अवशोषण रेखाएं दिखानी, तो अवशोषण रेखाएं क्या होती है, ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ चलती हैं। तो इनको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए, तो ये हो गई हमारी पहली, एक मिनट, ये हो गई फर्स्ट, फिर ये हो गई सेकंड और फिर ये हो जाएगी आपकी थर्ड, यानी अवशोषण रेखाओं की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 3 हो जाएंगी। ठीक, ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया, ये n=3 और ये n=4। तो इस तरह से हमें प्रदर्शित करना है। तो हमें केवल इन रेखाओं को प्रेजेंट करना है, ना कि जो है करना है। ये देखिए, उत्सर्जन तथा अवशोषण रेखाओं के स्पेक्ट्रमी रेखाओं को दर्शाइए। ठीक, इस तरह से हम प्रस्तुत कर देंगे। नेक्स्ट है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या के संगत विचरण दर्शाइए और विखंडन एवं संलयन अपक्रिया में इस विचरण की सहायता से विवेचना कीजिए। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं कैसे इसको हमें प्रदर्शित करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बंधन ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। किसी नाभिक के समस्त न्यूक्लियनों अर्थात नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के नाभिक से अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब देखो इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन अथवा बंधन ऊर्जा आरेख। ठीक,
तो भाई देखो, सबसे पहले किसी नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा उस नाभिक के स्थायित्व के बारे में जानकारी देती है। यानी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या करती है, नाभिक के स्थायित्व के बारे में जानकारी देती है। किसी नाभिक की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है, नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। ठीक, तो अगर प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वक्र की डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बताओगे, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के बीच खींचे ग्राफ से प्राप्त वक्र बंधन ऊर्जा वक्र कहलाती है। तो इसके कुछ परिणाम हैं, वो हैं, देख लीजिए। पहला है, प्रत्येक तत्व नाभिक की बंधन ऊर्जा धनात्मक होती है। इसका अर्थ यह है कि नाभिक अपने अवयवों यानी कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के सापेक्ष अधिक स्थायी हैं। ठीक है ना। सेकेंड नंबर में कहा गया, द्रव्यमान 56 द्रव्यमान संख्या तथा उसके निकट द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन प्रति न्यूक्लियन है। अतः ये नाभिक सबसे अधिक स्थायी होते हैं। यानी जिन द्रव्यमान जो है कहने का मतलब जिन नाभिकों की बंधन ऊर्जा यानी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होते हैं, वे नाभिक सबसे अधिक स्थायी होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, 56 द्रव्यमान, है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है 56 द्रव्यमान संख्या तथा उसके निकट, यानी 56 या उस 56 के निकट वाले जितने भी नाभिक होते हैं वो सबसे अधिक स्थायी होते हैं। ठीक, फिर थर्ड नंबर में क्या बताया गया, 56 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जैसे ही 56 से ज़्यादा वाले, अब 56 के निकट वाले, ठीक है, उनकी जो है सबसे अधिक होती है और स्थायी होते हैं। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो इनकी ऊर्जा जो होती है वो क्या होती, कम हो जाती है। और जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो ये नाभिक कम अस्थायी हो जाते हैं। ठीक, जैसे यूरेनियम होता है, तो यूरेनियम की जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है 238 होती है, और इसके लिए इसकी जो ऊर्जा होती है वो कितनी, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होती है। अतः ये नाभिक जो होती है कम स्थायी होती है। 56 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। तो 56 से कम वाले जो होते हैं उनकी भी द्रव्यमान संख्या, वो बंधन ऊर्जा क्या होती, कम होती है। 20 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए बहुत तेज़ी से कम होती है। जैसे भारी हाइड्रोजन हो गया, तो भारी हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 2, तो इसका मान केवल 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन होता है। तो 4, 12, 16 द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक जैसे हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये अपने समीप के नाभिकों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ठीक, अब इसका वक्र जो है यहाँ पे ये बना है, ये देख लीजिए। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे, यानी ये जो आपके वैल्यूज़ दिखा रहे हैं इनकी बंधन ऊर्जा कम है। ठीक है ना, यानी ये, और फिर जैसे जैसे ये जो है 56 यानी आयरन के पास में आते हैं, तो जैसे, तो ये सब इसके निकट वाले जो होते हैं तो इनकी जो बंधन ऊर्जा होती है वो अधिक होती है और ये अधिक स्थायी होते हैं। फिर ये जैसे जैसे इनकी द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो ये देखो वक्र इनका क्या होना, घटने लगा है। ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। तो ये अधिक स्थायी ना होकर कम स्थायी होते हैं। ठीक, तो ये ग्राफ को आप अच्छे से बनाना सीख लीजिए, बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, इसके बाद अगला है, आगे 6 नंबर पे क्या है, वक्र से स्पष्ट है कि बहुत भारी तथा हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बीच वाले नाभिकों के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की तुलना में कम होती है। अतः यदि हम किसी भी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम को किसी विधि द्वारा हल्के नाभिकों में तोड़ लें तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। अतः इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में हमें ऊर्जा मुक्त होती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार यदि 2 अथवा 2 से अधिक हल्के नाभिकों को भारी नाभिकों में किसी प्रकार अगर हम जोड़ लें तो उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है और इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, इसके बाद तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ये ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका सलूशन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। ठीक, तो हो जाइए तैयार और
हम लोग इसका सलूशन करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है, एन टाइप अर्धचालक की चालकता की गणना कीजिए आंकड़ों में, है ना, गणना निम्नलिखित आंकड़ों में कीजिए। तो भैया देखो, सबसे पहले इसमें जो दिया है पहले हम वो चीज़ निकाल लेते हैं। तो गिवन दैट, ठीक, तो क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक, वो दिया है चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। तो चालन इलेक्ट्रॉनों का घनत्व को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, पता ही है, घनत्व एज ए डी। तो डी या एन से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक, वैसे हम इसको एन से प्रेजेंट करते हैं। तो एन इक्वल टू क्या होगा, 8 × 10⁻13, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में, यानी क्या हो जाएगा 6। तो 13 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 8 × 10⁻19 प्रति मीटर क्यूब कन्वर्ट हो गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है कोटरों का घनत्व। तो कोटरों के घनत्व को हम किससे प्रेजेंट कर दें, तो कोटरों का घनत्व को हम रो से प्रेजेंट कर देते हैं। तो रो इक्वल टू हो गया कितना, 5 × 10⁻12, ठीक, पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी हम चेंज करेंगे तो 5 × 10 की पावर, तो यहाँ भी 6, तो 12 × 6 18 हो गया, ठीक, पर मीटर क्यूब, ये हो गया, ठीक। आगे क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। तो गतिशीलता भैया इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, म्यू। अब इलेक्ट्रॉन है तो ई से प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वैल्यूज दे दी गई है कितना, 2.3 × 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4, ठीक। और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वीएस, ठीक। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के म्यू ई की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा, 2.3, ठीक। ये हो गई इतनी वैल्यूज। तो ये हमारा हो गया मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक। अब इसके बाद क्या दिया गया, कोटरों। तो कोटर एज ए, इनको हम क्या कह सकते हैं, ठीक, होल। तो म्यू एच से प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यूज क्या हो गई, दे दिया गया 100। तो 100 इंटू सेंटीमीटर को चेंज कर दो, 10⁻⁻4, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कितना, 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर प्रति वीएस, ठीक। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है अर्धचालक की चालकता। तो चालकता यानी कि आपको फार्मूला पता ही है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू, और ये हो जाएगा एन म्यू ई प्लस रो म्यू एच, ठीक। ये हो गया, इसे पे रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जो होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा, तो इसकी वैल्यूज रख देते हैं। तो कितना हो गया भैया, 1.6 × 10⁻⁻19। एन की वैल्यूज है हमारे पास कितना, 8 × 10⁻19। म्यू ई की वैल्यूज है 2.3, और प्लस रो की वैल्यूज है हमारे पास कितना, 5 × 10⁻18, और म्यू एच की वैल्यूज है हमारे पास 10⁻−2, ठीक। ये हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19। ये हो गया 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 18। ये एक अंक दशमलव 10⁻19, ये हो गया धन। ये हो गया 5 × 10⁻18 में 2 घट जाएगा, 16 हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ 16 है, यहाँ 19 है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 का कंडीशंस बना लिया जाए। तो कहने का मतलब इसमें क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19, और ये हो गया आपका, एक पॉइंट पीछे ले आते हैं, 18 हो जाएगा, तो 184 ये हो गया, × 10⁻18 ये हो गया, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 0 बढ़ा लेते हैं, 500
गुणे 10⁻18 ये हो गया। ठीक, अब इनको जोड़ लेते हैं तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू ये हो गया आपका 5 1 6 684 गुणे 10⁻18। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो गया 10,944 इंटू 10⁻19 में से 18 घट जाएगा, माइनस का कितना हो गया 1 और 0.1 अंक बाद यहाँ लग जाएगा, फिर इस पॉइंट को इधर ले आओगे तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक पॉइंट और यहाँ पे ला लेते हैं तो ये हो जाएगा 109.4, आगे जाएगा तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ओ तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो क्या हो गया, ओम इनवर्स सिग्मा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस तरह से इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो, ये सेट ख़त्म हो गया। अब हाँ ध्यान दीजिएगा, इस का जो ये है अथवा का ऑप्शन, तो इस अथवा को आप कर लेंगे क्योंकि पीएन संधि डायोड में ऊर्जा अवक्षय परत का बनना और विभव प्राचीर यानी विभव रोधक की व्याख्या करना है और अग्रभिनत और पश्च अभिनत दशा में क्या परिवर्तन होते हैं इनको बताना है। तो ये आप कर सकते हो, तो अपने आप करिएगा, नहीं आए तो जो है आप बताइएगा तो इसका भी सलूशन आपको दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो से और कल हम सेट 3 को हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर।